In yesterday's topic, we have started Leach-Clear principle. I have stated and explained the principle in that lecture and also explained the effect of concentration on equilibrium and the effect of pressure change or volume change on the equilibrium. Today we will start with the effect of temperature change on equilibrium. As we know, there is increase of temperature increases the rate of endothermic reaction and decreases the rate of exothermic reaction. अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो उसका रेट कम हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल में दोनों रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं और बैकवर्ड भी होता है। इन दो में से अगर एक एक्सोथर्मिक हो, मसलन ये रिएक्शन है, इसमें ये फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड जरूर एंडोथर्मिक होगा। ये दूसरा रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो ये बैकवर्ड जरूर इसमें एक्सो होगा। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। Thus, increase of temperature of a system in equilibrium, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पहले से उसका अपना एक टेम्परेचर है, आपने उसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा? will shift the equilibrium in the endothermic direction. अब ये मसलन ये मिसाल है, इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन CO plus O2 gives CO2, इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ये बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इस हीट से भी पता चलता है, हीट ऑफ रिएक्शन से, अगर ये नेगेटिव हो तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होगा और ये पॉजिटिव हो तो फॉरवर्ड फिर एंडोथर्मिक होगा। मसलन इसका ये पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड इसमें एंडोथर्मिक, इसका ये नेगेटिव है तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक। अगर आप इस सिस्टम ये इक्विलिब्रियम की हालत में है और एक खास टेम्परेचर पर और आपने उस टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन तेज हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम की हालत पहुंचने तक। इसी तरह दिस रिएक्शन इज एक्सो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस रिएक्शन की बात करते हैं। Therefore, increase of temperature will shift the equilibrium in the backward direction. अल्फाज इसके साथ यही लिखेंगे, बस ये एग्जाम्पल लिख लें, एक्सो और एंडो वाज़ेह कर ले कि फॉरवर्ड एक्सो है और बैकवर्ड एंडो है। फिर चूंकि फॉरवर्ड एक्सो है इसलिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो फॉरवर्ड की रेट कम हो जाएगी और बैकवर्ड चूंकि एंडो है तो इसकी रेट बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने लिखा कि इन द बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरा एग्जांपल है, 2NO plus O2 gives 2NO2, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड एंडोथर्मिक हो गया और ये बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव हो, हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो, फॉरवर्ड एंडोथर्मिक होता है। अब इस रिएक्शन में अगर आप देख ले फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है, तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो चूंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है इसलिए फॉरवर्ड तेज हो जाएगा और बैकवर्ड निस्बतन कम होगा, तो इस और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए उसी तरह का सेंटेंस मैंने लिखा है, दिस रिएक्शन इज, ये एक्सो है ये एंडो है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर, ये निशान में देयरफॉर के लिए कर दो, देयरफॉर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये दो अल्फाज इन दो सेंटेंसेस में चेंज है, बाकी एक ही मतलब है।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है, आप उसमें उसके बाद कैटलिस्ट डालें, इक्विलिब्रियम हासिल हो पहुंचने के बाद कैटलिस्ट डालें, तो उस इक्विलिब्रियम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम? क्योंकि यही कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है, और एक ही हद तक। मसलन पहले अगर उसका रेट फॉरवर्ड का 10 है और बैकवर्ड का भी 10 है, और फॉरवर्ड की रेट को इसने 16 कर लिया, तो बैकवर्ड की भी 16 हो जाएगा, फिर बराबर होंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने इंक्रीज RF and R up to the same extent. वो यूनिट नंबर 7 शुरू करते हैं, जो कि एसिड, बेसिस और साल्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें से पहला टॉपिक हमारा एसिड है। एसिड हर वो सब्सटेंस जिसकी सुअर टेस्ट हो, नॉन स्लिपरी हो, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और रिएक्ट विद बेस, तो उसको हम एसिड कह सकते हैं आम। अगर इसकी अपनी थ्योरीज भी है, थ्योरीज हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, और जो भी चीज़ हमें सुअर टेस्ट का मिल जाए हम उसको एसिड कह सकते हैं। इनमें से एक भी खासियत मौजूद हो हम उसको एसिड कह सकते हैं। आम जिंदगी में इसके एग्जाम्पल्स एसिटिक एसिड्स हैं, जो आप विनेगर में इसको खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। सिट्रिक एसिड है, नींबू में ये पाया जाता है। कार्बनिक एसिड है, जो कि कूल ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, उसको पीते भी हैं, उसका टेस्ट आपने देखा होगा, सुअर टेस्ट। फार्मिक एसिड है, जो चिविंटियों की डंग में पाया जाता है। इसी तरह इसकी अपोजिट बेस है, तो ये सुअर टेस्ट है, तो इसका बिटर टेस्ट, सुअर नहीं होता, कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता इंसान। वो नॉन स्लिपरी है, ये स्लिपरी है। ये टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये उसका उलट, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रिएक्ट विद बेस, ये रिएक्ट विद एसिड। ये खुसूसियात किसी भी सब्सटेंस में मौजूद हो तो हम इसको बेस कहते हैं। बेस NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आम जिंदगी में पाया जाता है, जिसको हम चूना कहते हैं, लाइम कहते हैं, तो ये इसकी मिसाल है। आमतौर पर हाइड्रोक्साइड की शक्ल में होते हैं। तो ये एसिड और बेस की इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इम्फी मीन बोथ, ये ग्रीक वर्ड है इम्फी, इसका मतलब है बोथ, यानी ऐसी सब्सटेंस जिसमें दोनों की खुशियात मौजूद हो, एसिड भी हो और बेस भी हो, एज एन एसिड भी अमल कर ले और एज ए बेस भी अमल कर ले। एनी सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल्स इसकी वाटर एम्फोटेरिक है, ये एज एन एसिड भी अमल कर सकता है और एज ए बेस। ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, प्लम्बम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इन 4 एलिमेंट के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। और एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन में पाए जाते हैं,
ये भी एम्फोटेरिक है। मसलन ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, आपस में अमल करते हैं। किस तरह अमल करते हैं कि सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल इसको H+ देता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड, सॉरी ये प्रोटॉन डोनर है तो इसलिए ये एसिड हो गया, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसलिए हम ये बेस हो गया। प्रोटॉन देने के बाद ये OH रह गया, OH-, और प्रोटॉन लेने के बाद ये H2O की बजाय H3O+ बन गया। क्योंकि यहाँ इस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन दिया तो ये एसिड हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन लिया तो ये बेस हो गया। तो इसका मतलब है वाटर दोनों अमल कर सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्साइड ऑफ जिंक। ऑक्साइड ऑफ जिंक में से मैंने ZnO H2SO4 एसिड के साथ ये अमल करता है, साल्ट और वाटर देता है, जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ पे जब ये एसिड है तो ये एज ए बेस अमल करता है। दूसरे एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड प्लस 2NaOH, अब यहाँ पे इसके साथ मैंने बेस लिया है तो इसके साथ अमल करता है और ये साल्ट बनाता है Na2ZnOH4। इस साल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे इन दो रिएक्शन में एक में ये एज ए बेस अमल करता है और दूसरे में ये एज ए एसिड अमल करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से मुराद क्या है? द एक्सटेंट टू विच एन एसिड आयोनाइजेस इन वाटर, किस हद तक वो वाटर में आयोनाइज होता है। अगर हम उसकी 100 मॉलिक्यूल ले ले, पानी में डाल ले, 100 के 100 आयोनाइज हो जाते हैं तो इसकी एक्सटेंट 100% है, कंप्लीटली आयोनाइज होगी। अगर हम 100 मॉलिक्यूल डालते हैं उसमें से 40-50 आयोनाइज हो जाते हैं, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका एक्सटेंट लेस देन 100% हो गया, या वो आयोनाइजेस ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। इस तरह हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बुनियाद पर हम एसिड को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, टू टाइप्स है। पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर। 100 मॉलिक्यूल ले ले, 100 के 100 आयोनाइज हो गए तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल ये परक्लोरिक एसिड है, HClO4, परक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 means sulfuric acid. HCl hydrochloric acid, HCl hydrochloric acid. HBr hydrobromic acid, HBr means hydrobromic acid. HI hydroiodic acid, hydroiodic acid. इस तरह और भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं। वीक एसिड उसका उलट होगा, जब ये कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर तो ये पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर होगा, या आयोनाइजेस ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन वाटर। या आप इस तरह लिख सकते हैं पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। 100 के 100 मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते, कुछ आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह जाते हैं। एग्जांपल इसकी एसिटिक एसिड, C3COOH। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, हम लोग इसको खाते हैं। H2CO3, H2CO3 कार्बनिक एसिड, ये कूल ड्रिंक्स में पाया जाता है, पीते हैं हम इसको। इसी तरह H2CO3। HCOOH फार्मिक एसिड, HCOOH फार्मिक
एसिड राटन एग में पाया जाता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड राटन एग में ये पाया जाता है। HNO2 नाइट्रस एसिड, एक HNO3 है वो नाइट्रिक एसिड है, और ये HNO2 नाइट्रस एसिड, ये भी वीक एसिड है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एक H2SO4 है, इधर हमने पढ़ लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है, पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF इज ए वीक एसिड एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी पैटर्न ही पे है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जिस तरह हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिफाइन किया जिन्हीं अल्फाज में, वही उन्हीं अल्फाज में हम उसको डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने एसिड लिखा है डिफिनेशन में, यहाँ पे बस बेस लिख लेंगे, एक लफ्ज चेंज हो जाएगा, बाकी वही डिफिनेशन। The extent to which a base ionizes in water is called strength of base. फिर इस तरह इसके types of acid with respect to strength है, तो यहाँ पे types of base with respect to strength, ये एक लफ्ज हमने चेंज किया। तो वो दो टाइप्स है, तो ये भी दो टाइप्स है। पहला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। उसकी जो आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, वो भी आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। डिफिनेशन अगर आप देख ले, एक लफ्ज भी चेंज नहीं हो। इसके एग्जांपल मैंने दिए थे, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल ज्यादातर हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें से है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये इसके लिए याद रखिए, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसी तरह वीक बेसिस, उसी तरह डिफिनेशन है जो वीक एसिड का हमने किया था, आयोनाइजेस ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन वाटर। अपन फास्ट चेंज करना चाहते हैं, पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। उसकी एग्जांपल्स आम जिंदगी में तो नहीं है, इंडस्ट्रीज या लेबोरेटरीज में ये केमिकल्स मौजूद होंगे। NH3 अमोनिया है, मीथाइल अमीन है, इथाइल अमीन है। एग्जाम्पल मैंने इस तरह लिए कि नाम याद रखना आसान हो, ये मीथाइल अमीन, ये इथाइल अमीन। फिर मीथाइल अमीन के साथ डाई लगा ले, डाई मीथाइल अमीन, एक और एग्जाम्पल हो गया। इथाइल अमीन के साथ डाई लगा ले, डाई इथाइल अमीन, और भी हो सकते हैं। बस ये काफी है ताकि आप एग्जाम्पल दे सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। वाटर इज ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट आयोनाइजेस टू अ वेरी वेरी लेस एक्सटेंट। मसलन ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन H+ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को देता है, तो ये OH रह जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये H3O+ बन जाता है। वाटर की आयोनाइजेशन इस तरह होती है। लेकिन करोड़ों मॉलिक्यूलों में से एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो, या इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने तो दो वाटर मॉलिक्यूल लिए, इसका मतलब है ये वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, इससे H+ बन गया और OH, तो HOH, ये H+ और OH। इसी रिएक्शन को हम सिंपल फॉर्म में इस तरह, ये इसका मतलब ये हो कि वाटर के अंदर दो किस्म के वाटर है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में और कुछ आयोनाइज फॉर्म में। वो दो का आपस में इक्विलिब्रियम है, तो ये भी हम इक्विलिब्रियम की शक्ल में लिख सकते होगी। अब Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम किस तरह लिख सकते हैं? Kc इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन है हर एक की डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड, H आयन
concentration, OH ion concentration divided by H2 is in this equilibrium system. हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, H ion और OH ion कम होते हैं, तो ये very large, therefore H2O is equal to considered as a constant. हम H2O को constant consider करते हैं, तो इसकी जगह हम K लिखते हैं उसी इक्वेशन. अब K को इस तरफ ले आए, Kc into K H ion concentration into OH ion concentration. अब Kc into K एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम Kw कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, where Kw is ionic product of water. तो ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि Kw is equal to H ion concentration OH ion. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट से we know that WKT मैंने लिखा है, we know that Kw is equal to 10 raised to the power minus 14 mole per cube square. अब ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये बराबर है 10 raised to the power minus 14. As one H2O ionizes to produce one H ion, मसलन यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ, उससे एक हाइड्रोजन आयन पैदा हो गया और एक OH आयन, यानी जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं इतनी ही OH आयन हो. अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ, एक हाइड्रोजन आयन एक OH आयन, दो मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाए तो दो हाइड्रोजन आयन दो, यानी ये दोनों आयन बराबर होते हैं. As one H2O ionizes to produce one H ion and one OH ion, therefore H ion concentration is equal to OH ion concentration is equal to 10 raised to the power minus 17, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 10 raised to the power minus 14 के बराबर, तो ये हाफ कर लेंगे तो एक हाइड्रोजन आयन इतना हो जाएगा और OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी. रहीम. इससे पहले लेक्चर में हमने सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टॉपिक किया था. उसके आखिरी हिस्से में हम इस पर नतीजे पर पहुंच गए थे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw बराबर है H प्लस मोल पर डीम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस मोल पर डीम क्यूब, और इसकी वैल्यू 10 raised to the power minus 14 मोल पर डीम क्यूब स्क्वायर है. इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन बराबर होते हैं, ये भी उसके एंड में मैंने आपको बताया था, और ये कितने होते हैं 10 raised to the power minus 7 मोल पर डीम क्यूब. अगर आप एडिशन ऑफ एसिड कर ले प्योर वाटर को तो क्या होता है, इट इंक्रीजेस, INC मैंने शॉर्टकट लिखा है, इंक्रीजेस H आयन कंसंट्रेशन. H आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता है क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, वो प्रोटॉन पैदा करता है, एंड डिक्रीजेस OH आयन कंसंट्रेशन अप टू द सेम एक्सटेंट. एक ही हद तक एक को इंक्रीज करता है और दूसरे को डिक्रीज करता है. लेकिन एसिड क्या करता है, H आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और OH आयन को डिक्रीज करता है. Thus, in acidic water, hydrogen ion concentration will be greater than 10 raised to the power minus 7 mole per dm cube, but OH ion concentration will be less than 10 raised to the power minus 7 mole per dm cube. प्योर वाटर में ये दोनों बराबर होते हैं. एसिडिक वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगा 10 raised to the power minus 7 से, और OH आयन कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 7 से कम होगा. इसी तरह अगर आप वाटर को बेस ऐड कर ले, एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, तो वो किस चीज को इंक्रीज करता है, उसका उलट असर होगा जो एसिड का है. इंक्रीजेस OH आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजेस H आयन कंसंट्रेशन, लेकिन अप टू द सेम एक्सटेंट. अगर एक 2 दर्जे बढ़ाता है तो दूसरे को 2 दर्जे कम कर लेता है. Thus in basic water OH ion concentration will be greater than 10 raised to the power minus 7 mole per dm cube, but H ion concentration will be less than 10 raised to the power minus 7 mole per dm cube. ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है अगर आप देख लो, बस ये निशान मुख्तलिफ है. OH आयन और ये H आयन है, उधर OH आयन है, इधर OH आयन है, उधर H आयन है. Thus, acidic or basic or neutral character of any solution can be described by H ion concentration
और OH ion concentration are both. ये आप इनमें से एक आपको मालूम हो या दोनों मालूम हो तो आप इस सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं. मसलन each ion concentration greater than 10 raised to the power minus 7 मोल पर डी क्यूब और OH फिर जाहिर बात है वो 10 raised to the power minus 7 से कम होंगी. द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो उसको हम एसिडिक कहें. किसी भी सॉल्यूशन के बारे में आपको ये पता चल जाए कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10 raised to the power minus 7 है और OH आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10 raised to the power minus 7 है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक. इसी तरह H आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10 raised to the power minus 7 और OH आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10 raised to the power minus 7, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा. उसका बिल्कुल उलट है. तीसरा, अगर ये इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो और वो बराबरी इस मकदार पे हो सकती है 10 raised to the power minus 7 मोल पर डी क्यूब की शक्ल में, फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. यानी इसकी बुनियाद पर हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर बयान कर सकते हैं. लेकिन but hydrogen ion concentration or OH ion concentration are usually very small. ये किसी भी सॉल्यूशन में इनकी मकदार बहुत ज्यादा कम होती है और जब हमारे सामने छोटे छोटे नंबर्स हो तो उनको कंपेयर करना मुश्किल होता है. तो इसलिए इस बुनियाद पर ये कंपैरिजन मुश्किल बन जाता है. हम कर सकते हैं लेकिन मुश्किल हो. Therefore, comparison of acidic or basic or neutral character on this basis is very difficult.